एग्जाम हो रहा है या होने वाला है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीए के 5th सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर आपने सब्जेक्ट ले रखा है, तो ये वीडियो ऑल यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जहां जहां पर 2025 में सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, यानी कि थ्योरी वाला पेपर आने वाला है, उनके लिए आज की वीडियो में मैं आपके इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 1, जिसमें आपको पढ़ना है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सभी। वैसे तो देखिए, जो आपका इंग्लिश लिटरेचर का पेपर 1 और पेपर 2 है, उसकी 1 से लेकर 8 तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ और उसके लिए ऑल महासंग्राम रिवीजन क्लासेस में अपलोड कर चुकी हूँ। पूरा का पूरा सिलेबस कवर है आपका और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे। फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साइकोलॉजिकल नॉवेल। साइकोलॉजिकल नॉवेल पर एक नोट लिखिए। साइकोलॉजिकल नॉवेल होता क्या है? आपने सब चीजों के बारे में पढ़ रखा है, सब कुछ हमने आपको पढ़ा रखा है। तो अगर साइकोलॉजिकल नॉवेल के बारे में आपसे पूछ दे तो आप किस तरीके से लिखेंगे, चलिए देखते हैं। साइकोलॉजिकल नॉवेल आल्सो नोन एज साइकोलॉजिकल रियलिज्म। जो साइकोलॉजिकल नॉवेल है उसको जाना जाता है साइकोलॉजिकल रियलिज्म के नाम से भी। साइकोलॉजिकल रियलिज्म का मतलब, रियलिज्म मतलब यथार्थवाद होता है, साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक। इज ए जेनरे जो है एक शैली ऑफ प्रोज की फिक्शन उपन्यास, दैट जो फोकसेस इंटेंसिवली ऑन द इंटीरियर लाइफ ऑफ कैरेक्टर्स, जो कि फोकस करती है इंटेंसिवली यानी गहनता के साथ, गहराई के साथ, ऑन द इंटीरियर लाइफ। इंटीरियर लाइफ का मतलब आंतरिक जीवन पर, ऑफ कैरेक्टर्स चरित्र की। जो साइकोलॉजिकल नॉवेल होता है, इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स की जो इंटीरियर लाइफ होती है, उन पर ये बहुत ही ज्यादा फोकस करती है। रिप्रेजेंट्स देयर सब्जेक्टिव थॉट्स, जो रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है देयर यानी उनकी सब्जेक्टिव थॉट, जो उनके सब्जेक्टिव विचार होते हैं, फीलिंग्स जो भावनाएं होती है, मेमोरीज जो उनकी यादें होती हैं, एंड डिजायर्स और जो उनकी इच्छा होती है। मतलब इस तरीके का साइकोलॉजी में तो आप जानते हैं, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट भी होता है जिसमें इंसान के माइंड की पूरी स्टडी की जाती है। तो जो साइकोलॉजिकल नॉवेल होता है वो भी इंसान के इमोशंस, फीलिंग्स, मेमोरीज, डिजायर्स, इन सब चीजों पर बेस्ड होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवेल, जो साइकोलॉजिकल नॉवेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आर दैट इट मेजर्ड पेसिंग विद मेंटल एक्टिविटी। इसने मानसिक गतिविधि के साथ गति को मापा, मेजर किया। ड्राइविंग द स्टोरीज एज अपोज्ड, कहानियों को विपरीत दिशा में चलाना, टू मोर इंटेंस फिजिकल एक्शन कॉमन इन ट्रेडिशनल सस्पेंस नॉवेल। और ये जो ट्रेडिशनल नॉवेल होते हैं, यानी कि पारंपरिक उपन्यास में, सस्पेंस में ये फिजिकल यानी शारीरिक क्रिया आम होता है। तो इस तरीके के नॉवेल को साइकोलॉजिकल नॉवेल कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ जोकास्टा ऑन हियरिंग द ट्रूथ। जोकास्टा का क्या रिएक्शन है ऑन हियरिंग, सुनने पर द ट्रूथ, सच्चाई को। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है ओडिपस रेक्स, जो आपने ट्रेजेडी पढ़ी है सोफोक्लिस की अपने सिलेबस में, वहां से सोफोक्लिस का जो ट्रेजेडी है ओडिपस रेक्स, वो तो मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ और साथ ही साथ उस पर जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे वो सभी मैं आपको बता चुकी हूँ। बट ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता पाई थी, बट ये वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो वीडियो मैंने उसमें बनाई थी उसमें ये वाला क्वेश्चन मैं इंक्लूड नहीं कर पाई थी, तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे आपके लॉन्ग में भी पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जोकास्टा का क्या रिएक्शन होता है सच्चाई को सुनने पर? व्हेन ओडिपस आस्क्स जोकास्टा, जब ओडिपस पूछता है जोकास्टा से, इफ अगर द मैन सेंट फॉर इज द सेम मैन टू हूम किंग लाइस हैड हैंडेड ओवर हिज लिटिल चाइल्ड। तो जब ओडिपस पूछता है जोकास्टा से कि ये जो आदमी है, जिस आदमी को बुलाया गया है, इज द सेम मैन, क्या ये वही आदमी है, टू हूम जिसको किंग राजा लाइस ने हैड हैंडेड ओवर हिज लिटिल चाइल्ड, जिसको किंग लाइस ने अपने छोटे बेटे को दे दिया था। तो क्या ये वही आदमी है? क्योंकि जब ओडिपस सच्चाई को जानना चाहता है तो वो बहुत सारे लोगों को बुलाता है। जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब जाता है तो एक ऐसा आदमी महल में बुलाया जाता है ओडिपस के द्वारा कि इसी आदमी को राजा लाइस ने अपने छोटे बेटे को दे दिया था, जिसके लिए ऑरिकल ने भविष्यवाणी की थी कि वो अपने पिता को मार देगा और अपनी माँ से शादी कर लेगा, इस तरीके की भविष्यवाणी की थी। तो जब ओडिपस उस आदमी को बुला लेता है, तब जोकास्टा से पूछता है कि क्या ये वही आदमी है जिसको किंग लाइस ने अपने
अपने छोटा बेटा दे दिया था। अब आगे देखिए आपको क्या लिखना होगा। जोकास्टा रियलाइजेस द सिचुएशन। अब जोकास्टा समझ जाती है सिचुएशन को। जैसे जैसे ओडिपस सच्चाई के करीब जा रहा था वो पहले ही समझ जाती है। क्या समझ जाती है? शी मेक्स आउट, वो बाहर आती है, दैट कि ओडिपस, जो ओडिपस है हर हस्बैंड, उसका पति, इज हर ओन सन, वो उसका खुद का अपना ही बेटा है, क्योंकि अनजाने में उसने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली थी जो उसका खुद का बेटा है। जो जोकास्टा थी वो किंग लाइस की वाइफ थी, किंग लाइस। तो एक ऑरेकल ने भविष्यवाणी की थी कि जो तुम्हारा बेटा पैदा होगा वो तुम्हारे किंग लाइस का मर्डर कर देगा और फिर अपनी माँ से ही शादी कर लेगा। तो ये भविष्यवाणी अनजाने में सच भी हो जाती है, जबकि बच्चे के पैदा होते ही राजा लाइस ने इस भविष्यवाणी के बाद ही अपने बेटे को छोड़ दिया था माउंट सिथेरोन पर। देखो, हु वाज प्लेस्ड ऑन माउंट सिथेरोन एज द ऑरेकल टोल्ड, जिसको रख दिया गया था माउंट सिथेरोन पर एज द ऑरेकल टोल्ड, जैसा कि ऑरेकल ने कहा था। ये ऑरेकल लिखा हुआ है ORACLE। ऑरेकल वो आदमी होता है जो भविष्यवाणी करता है। तो राजा और रानी को जब बेटा होता है तो वो भविष्यवाणी कराते हैं अपने बेटे की। मतलब उस टाइम ग्रीक में ये परंपरा थी। तो ऑरेकल कहता है कि ये बेटा जब बड़ा होगा तुम्हारा तो अपने बाप को मार देगा, मर्डर कर देगा और अपनी माँ जोकास्टा से शादी कर लेगा। तो इसी वजह से राजा इस भविष्यवाणी को नहीं चाहते थे कि पूरी हो, क्योंकि भविष्यवाणी अच्छी नहीं थी। इसलिए वो अपने बेटे को एक माउंट पर छोड़ देते हैं कि ये मर जाएगा, इसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, बट भविष्यवाणी सच नहीं होगी। बट अनजाने में ये भविष्यवाणी सच हो जाती है जब जोकास्टा को एहसास हो जाता है कि जिससे उसने शादी की है उसका हस्बैंड ही उसका अपना खुद का बेटा है। दैट दीज वुड मर्डर किंग लाइस, की वो मर्डर करेगा किंग लाइस का। यही भविष्यवाणी की थी ऑरेकल ने। जोकास्टा रियलाइजेस द ग्रेव क्राइम, जोकास्टा को एहसास होता है अपने गंभीर अपराध का। शी हैज कमिटेड बाय मैरिंग हर ओन सन, उसने अपने ही बेटे से शादी करके प्रतिबद्धता जताई है। शी आस्क्ड ओडिपस नॉट टू परस्यू हिज इन्वेस्टिगेशन अबाउट हिज पेरेंटेज, और वो कहती है ओडिपस से नॉट टू परस्यू की मतलब जांच आगे मत बढ़ाओ अपनी इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था अबाउट हिज पेरेंटेज, यानी अपने माता पिता के बारे में ओडिपस जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो जोकास्टा समझ जाती है सिचुएशन को, लेकिन अभी ये सिचुएशन ओडिपस समझ नहीं पाया था। तो जोकास्टा फौरन रोकती है ओडिपस को कि बस कर दो, अब इस इन्वेस्टिगेशन को आगे मत बढ़ाओ, रोक दो यहीं से। बट लेकिन ओडिपस इज डिटरमाइंड एंड मिसइंटरप्रेटेड हर। देखो ये एस है, MISI, ठीक है। तो ओडिपस जो है दृढ़ संकल्प कर लेता है, उसने अपने आप से पक्का वादा किया है कि वो पता लगा के रहेगा, तो इसलिए वो दृढ़ संकल्प करता है और उसने गलत व्याख्या की, मतलब वो जोकास्टा की बात नहीं मानता। जोकास्टा लीव्स द प्लेस इन ए स्टेट ऑफ मिजरी एंड wretchedness, तो जोकास्टा छोड़ती है उस जगह को बहुत ही दुखी और परेशान हालत में। वो क्यों छोड़ती है, क्यों वहाँ से चली जाती है? क्योंकि वो समझ चुकी थी सच्चाई को और इसलिए वो ओडिपस को रोक रही थी कि अब मत सच्चाई का पता लगाओ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो जाने कि वो अपनी माँ से शादी कर चुका है। तो इस बारे में इसलिए वो उसको रोक रही थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस विद एग्जांपल। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर एक नोट लिखिए विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ए नरेटिव स्टाइल। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है, हिंदी में इसको चेतना की धारा कहा जाता है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज एक नरेटिव स्टाइल, एक कथा शैली, यानी कि एक समझ लीजिए नॉवेल की तरह है। दैट जो ट्राइज टू कैप्चर, जो कोशिश करती है कैप्चर करने की एक कैरेक्टर्स थिंकिंग, किसी भी कैरेक्टर की थिंकिंग प्रोसेस को इन ए रियलिस्टिक वे, एक रियलिस्टिक वे में यानी यथार्थवादी तरीके से। तो क्या है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? एक नरेटिव स्टाइल है, एक प्रोज स्टाइल आप कह सकते हैं, जो कोशिश करती है किसी भी कैरेक्टर की जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, सोचने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, कि कोई भी कैरेक्टर इसमें जो कुछ भी सोचता है तो उसको एक रियलिस्टिक वे में कैप्चर करने की कोशिश करती है। इट इज ए लिटरेरी टेक्निक, ये एक लिटरेरी टेक्निक है दैट जो प्रेजेंट्स द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ ए कैरेक्टर्स एज दे अकर। तो ये एक लिटरेरी टेक्निक है दैट जो प्रेजेंट्स यानी कि प्रस्तुत करता है द थॉट्स, विचारों को, एंड फीलिंग्स, भावनाओं को, ऑफ ए कैरेक्टर, एक कैरेक्टर की एज दे अकर्स, जैसे वो घटित होती है। अकर का मतलब घटित होना। तो किसी भी कैरेक्टर की जो विचार होते हैं या फीलिंग्स होती है
जिस तरीके से वो सोच रहा है बिल्कुल उसी तरीके से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उसको प्रेजेंट्स करती है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसेस डॉलीवे बाय वर्जीनिया वुल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है मिसेस डॉलीवे, ये जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल आप याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमेडी एंड व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी क्या है और कॉमेडी की हिस्ट्री क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉमेडी और ट्रेजेडी से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो कॉमेडी और ट्रेजेडी सबके बारे में मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। कॉमेडी इज सच ए ड्रामेटिक कैटेगरी। कॉमेडी जो है सच में एक ड्रामेटिक कैटेगरी है जिसमें सिर्फ हंसी मजाक होता है। दैट जो डील्स विद ए थीम इन ए लाइट अम्यूजिंग मैनर, जो कि डील करता है विद ए थीम, एक थीम के साथ जो कि बहुत लाइट अम्यूजिंग यानी हंसी मजाक वाले मैनर में होती है। एंड गिव्स और देता है इट ए हैप्पी एंडिंग, और एक हैप्पी एंडिंग को। ये एक ड्रामा होता है कॉमेडी। कॉमेडी एक ड्रामा का टाइप है और इस तरीके के ड्रामा में लाइट थीम होती है, हंसी मजाक के साथ होती है और कॉमेडी हमेशा किसी भी ड्रामा को हैप्पी एंडिंग देती है। द एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी आर ए स्टोरी विद ए हैप्पी एंडिंग। द एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी, कॉमेडी के एलिमेंट्स में जो सबसे फर्स्ट इसका एलिमेंट है वो है ए स्टोरी विद ए हैप्पी एंडिंग, कि कोई भी एक कहानी जिसकी एंडिंग हैप्पी के मतलब खुशियों के साथ होती है। लाइट अम्यूजिंग, जिसमें लाइट अम्यूजिंग यानी कि हंसी मजाक वाले स्टाइल होते हैं। ह्यूमर एक्साइटिंग स्माइल्स एंड लाफ्स, और उसमें बहुत ज्यादा ह्यूमर यानी कि हास्य व्यंग होता है। आप हिंदी में हास्य व्यंग कह सकते हैं यानी कि हंसी मजाक, और लोगों के अंदर एक्साइटमेंट होती है, लोगों के चेहरे पे स्माइल होती है और लोग हंसते हैं। प्रिंसिपल एम टू अम्यूज द ऑडियंस विद ह्यूमर म्यूजिक एक्सेट्रा, और इसका सबसे प्रिंसिपल एम होता है अम्यूज करना ऑडियंस को विद ह्यूमर एंड म्यूजिक, मतलब म्यूजिक और ह्यूमर के साथ ऑडियंस को हंसाना ही कॉमेडी का सबसे इम्पोर्टेंट एम होता है। तो ये आपका होता है कॉमेडी। आई होप कि आप कॉमेडी समझ गए होंगे। तो देखिए आपके इस क्वेश्चन में कॉमेडी के साथ साथ हिस्ट्री ऑफ कॉमेडी भी पूछ रहा है। तो अब आप इसमें हेडिंग डालेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी केम इनटू बीइंग एंशिएंट ग्रीस। जो कॉमेडी है वो लिटरेचर में आई है एंशिएंट ग्रीस से। कॉमेडी अपीयर्ड, कॉमेडी दिखाई दी इन एथेंस, एथेंस में इन द 5th सेंचुरी बीसी। 5th सेंचुरी बीसी में एथेंस में कॉमेडी को सबसे पहली बार देखा गया। इट डेवलप्ड फ्रॉम सिंपल लोकल फेस्टिवल इन ऑनर ऑफ डायनोसियस द ग्रीक गॉड। देखो ग्रीक के एथेंस सिटी में एक लोकल फेस्टिवल होता था और उस फेस्टिवल में एक ग्रीक गॉड थे डायनोसियस, इनके सम्मान में एक फेस्टिवल रखा जाता था। तो उसी फेस्टिवल में कॉमेडी को परफॉर्म किया गया था पहली बार। तो वहीं से कॉमेडी की शुरुआत हुई और उसी फेस्टिवल में डायनोसियस गॉड के लिए ट्रेजेडी को भी परफॉर्म किया जाता था और कॉमेडी को भी परफॉर्म किया जाता था। तो जो कॉमेडी है या जो ट्रेजेडी है इसको ग्रीक का गिफ्ट भी माना जाता है। तो यहीं से हिस्ट्री शुरू होती है कॉमेडी की। और कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ नोट किए हैं कॉमेडी के। फर्स्ट है द नाइट्स, जो कि 424 बीसी में लिखी गई, द क्लाउड्स और वास्पस। ये सारे कुछ कॉमेडी के एग्जाम्पल्स हैं जो कि ग्रीक कॉमेडी है विच इज ऑल प्रोड्यूस्ड बाय अरिस्टोफेन्स, और इन सभी को लिखा था अरिस्टोफेन्स ने। अरिस्टोफेन्स भी ग्रीक राइटर थे, ग्रीक ट्रेजेडियन थे, कॉमेडियन भी ये थे। तो ये कॉमेडी और ट्रेजेडी सब लिखते थे, ग्रीक राइटर थे। तो उनकी ये कुछ फेमस कॉमेडी है जिनका नाम मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, तो आप चाहे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर कीजिएगा। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन जॉर्जियन पोएट्री और जॉर्जियन पीरियड इन इंग्लिश पोएट्री। तो जॉर्जियन पोएट्री और जॉर्जियन पीरियड के ऊपर भी आपसे एक नोट लिखने के लिए जरूर कहेगा पेपर में, क्योंकि आपका ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में। तो अगर आपसे बोल दे कि राइट ए नोट ऑन जॉर्जियन पोएट्री, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, चलिए देखते हैं। जॉर्जियन पोएट्री इज ए पोएटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड। जॉर्जियन पोएट्री एक मूवमेंट है जो इंग्लैंड में हुआ, दैट जो लास्टेड फ्रॉम 1910 टू 1936 ड्यूरिंग द रेन ऑफ जॉर्ज फिफ्थ, जो कि 1910 से लेकर 1936 के दौरान चला था, जॉर्ज फिफ्थ के शासन काल के टाइम पर। रेन मतलब होता है शासन, तो जॉर्ज फिफ्थ वहाँ के राजा थे, उन्हीं के टाइम पर 1910 से 1936 के बीच में एक मूवमेंट हुआ था जिसको जॉर्जियन पोएट्री का नाम दिया गया। द जॉर्जियन पीरियड कवर्स द 18th सेंचुरी। जॉर्जियन पीरियड कवर करता है 18th
बिल्कुल सादा दिखाई देती है, प्लेन दिखाई देती है। तो जॉर्जियन पोएट्री के बारे में इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ पोएट्स हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उन पोएट्स के नाम लिखिए जो इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हुए बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति से। तो फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो उससे बहुत सारे लिटरेचर के जो पोएट्स थे वो उससे प्रभावित हुए थे, जिनमें सबसे पहले वर्ड्सवर्थ का नाम है, साउथी, शेली, कोलेरिज, बेरॉन, किट्स आर द पोएट्स हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट्स हैं जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस हुए थे। आपका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के बारे में आप क्या जानते हैं? द विक्टोरियन एज वाज एसेंशियली द एज ऑफ प्रोज एंड नॉवेल। जो विक्टोरियन एज था वो प्रोज और नॉवेल का एज था। द नॉवेल इन दिस एज, नॉवेल जो थी इस समय पर feels a place which drama held in the days of Elizabeth। विक्टोरियन एज में प्रोज और नॉवेल बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ती है और इस समय पर इस एज में जो नॉवेल था उस जगह को फील करता है विच ड्रामा, जो कि ड्रामा हेल्ड इन द प्लेस, जो कि ड्रामा ने रखा था उन दिनों ऑफ एलिजाबेथ, यानी एलिजाबेथ के टाइम पर जो स्थान ड्रामा का था, जिस जगह को ड्रामा ने फील किया था वो जगह विक्टोरियन एज में नॉवेल कर रहा था। क्योंकि एलिजाबेथ एज में आपने देखा कि ड्रामा बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलता है इंग्लैंड में, और उसके बाद जब विक्टोरियन एज आता है तो उस टाइम पर नॉवेल बहुत ज्यादा आगे बढ़ती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है विक्टोरियन एज के बारे में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द नॉवेल इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में नॉवेल के ग्रोथ के क्या क्या रीजन थे? 18th सेंचुरी में नॉवेल बहुत ज्यादा ग्रो करती है, आगे बढ़ती है, तो उसके क्या क्या रीजन थे? तो There are some reasons of the growth of novel in 18th century। 18th century में नॉवेल के ग्रोथ होने के बहुत सारे रीजन थे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर पूछेगा, पूरी गारंटी है। फर्स्ट आपका रीजन है नॉवेल के ग्रोथ होने का 18th सेंचुरी में, द डिक्लाइन ऑफ ड्रामा। ड्रामा का डिक्लाइन हो चुका था। 18th सेंचुरी से पहले ड्रामा बहुत ही आगे था और जब 18th सेंचुरी आता है तो उस टाइम के जितने भी राइटर्स थे उन्होंने नॉवेल लिखना शुरू कर दिया था, तो कहीं ना कहीं ड्रामा का जो स्थान था वो अब नीचे आ रहा था और नॉवेल का जो स्थान था वो ऊपर बढ़ रहा था। तो डिक्लाइन ऑफ ड्रामा भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक रीजन है नॉवेल के ग्रोथ होने में। सेकेंड रीजन है रेडी मटेरियल। राइटर्स के पास मटेरियल रेडी थे नॉवेल को लिखने के लिए। देखो, जब भी कोई राइटर लिखता है तो लिखने के लिए उसके पास बहुत सारे मटेरियल होते हैं कि वो आज नॉवेल लिखेगा, ड्रामा लिखेगा या फिर क्या लिखेगा। बहुत सारे प्रोज स्टाइल है, ये बात तो आपको पता ही है, ये तो आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है। तो नॉवेल लिखने के लिए बहुत सारे मटेरियल रेडी थे सोसाइटी के अंदर, तो ये भी एक रीजन था नॉवेल के ग्रोथ होने का। थर्ड रीजन था द राइज ऑफ द पीरियोडिकल एस्से। पीरियोडिकल एस्से भी 18th सेंचुरी में राइज हो चुका था, यानी इसका भी उदय हो चुका था, ये भी बहुत आगे था। तो पीरियोडिकल एस्से के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो एक पीरियड पर पब्लिश्ड होता है, इसकी एक टाइम बनी होती है, चाहे वीकली हो, मंथली हो, इस तरीके से। तो पीरियोडिकल एस्से का राइज होना भी नॉवेल के ग्रोथ होने का एक रीजन था। फोर्थ रीजन था द राइज ऑफ कॉमन पीपल। कॉमन पीपल का भी राइज हो चुका था 18th सेंचुरी में, इस कारण भी नॉवेल का ग्रोथ होता है। फिफ्थ रीजन है द राइज ऑफ द रियलिज्म। रियलिज्म का भी राइज हो चुका था और जो भी नॉवेल लिखे जाते थे वो एकदम वास्तविकता के आधार पर लिखे जाते थे, जो ह्यूमन बीइंग के लाइफ में चल रहा है उसके आधार पर, उसके बेसिस पे लिखे जाते थे। तो इसलिए ये फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है जिस वजह से 18th सेंचुरी में नॉवेल ग्रो करती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा और 5th सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद आप लोग 6th सेमेस्टर की भी पढ़ाई करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको 6th सेमेस्टर की भी पूरी क्लासेस मिलेंगी, प्लस एग्जाम की तैयारी के लिए मॉडल पेपर और महा मैराथन रिवीजन क्लास भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट